ये हो गई स्टार्ट। तो प्री प्रोसेसर रीड करेगा सोर्स कोड को और आपको जनरेट करेगा डॉट आई वाली फाइल बनाएगा। तो अब स्टेज 2 आएगा कंपाइलर का। कंपाइलर रीड करेगा डॉट आई फाइल को, कंपाइलर रीड करेगा डॉट आई को और आपको बना के देगा ASM फाइल। रीड करेगा डॉट आई फाइल और आपको जनरेट करके देगा ASM फाइल, असेंबली फाइल, कंपाइलर रीड करके। फिर स्टेज नंबर 3 ये आएगा असेंबलर का। अब ये असेंबलर रीड करेगा आपकी असेंबली फाइल को और आपको जनरेट करके देगा OBJ ऑब्जेक्ट फाइल। ये हार्ड डिस्क पे बनेगी, ये परमानेंट फाइल है। कंपाइलर, असेंबलर, अब आएगा लिंकर। अब लिंकर रीड करेगा आपके ऑब्जेक्ट कोड को और आपको जनरेट करके देगा EXE फाइल। देखिए कितनी सारी बैकएंड में फाइलें बन रही हैं। जावा सिर्फ एक फाइल बनाएगी, केवल एक फाइल। तो इसने रीड करी आपकी किस फाइल को, रीड करेगा OBJ को और आपको बना के देगा EXE फाइल। लिंकर ऑब्जेक्ट कोड को रीड करके आपको EXE फाइल बना के देगा। देखिए स्टूडेंट कैसे बन के चल रही है। प्री प्रोसेसर रीड करेगा आपके सोर्स कोड को और आपको जनरेट करके देगा डॉट आई फाइल। फिर कंपाइलर रीड करेगा डॉट आई फाइल को और जनरेट करके देगा असेंबली फाइल। फिर असेंबलर रीड करेगा असेंबली फाइल को और जनरेट करके देगा ऑब्जेक्ट फाइल। फिर लिंकर रीड करेगा ऑब्जेक्ट को और बना के देगा EXE। अब जो ये EXE है स्टेज 5 होती है बैकअप की। अगर आपको बैकअप लेना है, बैकअप, तो आपको क्या करना है, प्रेस 2 टाइम्स F2। F2 की को 2 बार आप प्रेस कर दो, आपको बैकअप मिल जाएगा। बैकअप फाइल के ये है जी पूरी लाइफ साइकिल। और ये आपके क्लाइंट आ गया। क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4। ये देखो सी लाइफ साइकिल ये तरह से बनती है। तो देख लो कितने फाइलें बन के तैयार हुई, एक डॉट सी, एक डॉट आई, एक ASM, एक OBJ और EXE। और जब आप बैकअप लोगे ना, जब बैकअप लोगे तो एक फाइल और बनेगी बैकअप वाली, और उस फाइल का नाम पता है क्या होगा, उस फाइल का नाम होगा add.bak। ये बैकअप फाइल होगा। ये भी हार्ड डिस्क पे है, ये भी परमानेंट फाइल है, ये भी हार्ड डिस्क पे होगा add.bak। तो टोटल देखो कितनी फाइलें बनी। एक तो आपने ही बनाई थी, 1 2 3 4 5, 5 फाइलें अपने पास से और बनेगी। आपने केवल एक बनाई थी। अब ये EXE फाइल जो है ये आपने क्लाइंट 1 को भी दे देनी है, क्लाइंट 2 को भी दे देनी है, क्लाइंट 3 को भी दे दो, क्लाइंट 4 को भी दे दो, सबको दे दो। ये आपने सबको दे दो।
बन गई। अब ये किसके यहाँ रन करेगी, ये exe किसके यहाँ रन करेगी, जिसके यहाँ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके यहाँ रन करेगी। तो क्योंकि exe कहाँ बनी है, डेवलपर साइड। देख लीजिए स्टूडेंट, इसलिए इसे कहते हैं डिपेंडेंट। ये देख लीजिए आपके सामने है, पूरी लाइफ साइकिल लिखी है मैंने। अब आप जावा की लाइफ साइकिल देखो, ये है लाइफ साइकिल ऑफ सी लैंग्वेज, और ये मैं रोहित नाम के फोल्डर में सेव कर रहा हूँ रोहित। ये हो गई आपकी लाइफ साइकिल ऑफ सी लैंग्वेज। अब जावा की देखो, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि सी की लाइफ साइकिल में कितनी स्टेजेस होती हैं और कौन कौन सी फाइल ऑटो क्रिएट है। तो देखो, एड डॉट सी तो डेवलपर ने बनाई थी, उसके बाद एड डॉट आई, एड डॉट एएसएम, एड डॉट ओबीजे, एड डॉट ईएक्सी और एड डॉट बीएके, ये ऑटोमेटिकली बनेंगे अपने आप। अब आता है जावा की लाइफ साइकिल। स्टूडेंट, जावा की लाइफ साइकिल में दो पार्ट्स हैं, यानी कि जावा की लाइफ साइकिल जो है दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये देखिए, अब ये जावा की जो लाइफ साइकिल है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक डेवलपर साइड, एक क्लाइंट साइड। ये डेवलपर साइड और ये क्लाइंट साइड। ये डेवलपर, ये क्लाइंट। ये क्लाइंट। अब ये जो डेवलपर है ये जनरेट, ये बना के देगा आपको फाइल है, ये आपको बना के देगा डेवलपर, सोर्स कोड लिखेगा। अब ये जो डेवलपर ने सोर्स कोड लिखा है, तो ये अपने यहाँ सबसे पहले डेवलपर इंस्टॉल करेगा जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। और जो क्लाइंट है ये अपने यहाँ इंस्टॉल करेगा जावा वर्चुअल मशीन, जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन को कहते हैं क्लाइंट। ये क्लाइंट मशीन है, ये जहाँ पे जेडीके इंस्टॉल है, ये सोर्स कोड है, यहाँ पे सोर्स कोड लिखा गया है। अब ये जो जेडीके है ये है हमारा डेवलपर, डेवलपर को चाहिए जेडीके, और डेवलपर अपने यहाँ यूज कर रहा है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डेवलपर है जो यूज कर रहा है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसने एक सोर्स कोड लिखा है। क्लियर है, एक सोर्स कोड लिखा है इस डेवलपर ने, और सोर्स कोड को सेव एज किया गया है एक डेवलपर है जिसने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने इंस्टॉल करा है, और इसने एक सोर्स कोड लिखा है जावा लैंग्वेज में, जावा लैंग्वेज का यूज करके एक सोर्स कोड लिखा है।
और उस प्रोग्राम का नाम रखा है ऐड डॉट जावा, ऐड डॉट जावा। ओके, तो ये डेवलपर है, विंडो ओएस इसके पास, जो ओएस है वो विंडोज है, और इसने एक सोर्स कोड लिखा है जावा लैंग्वेज में, ऐड डॉट जावा नाम से। चलिए, अब ये इसको कंपाइल होने को देगा, कंपाइलर। अब इसने कंपाइलर में इन्वोक करा। कंपाइलर को इन्वोक करने का तरीका होता है, आपको लिखना है जेवैक, जेवैक और फाइल का नाम ऐड डॉट जावा। ये कमांड है, ये कमांड है किसकी, कंपाइलर। इस तरह से लिखा जाता है, जेवैक ऐड डॉट जावा। तो थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके। ये हमारा कंपाइलर कमांड है, ऐड डॉट जावा। ये कमांड लिखी गई है, ऐड डॉट जावा। तो जैसे आप यहाँ पर कंपाइलर वाली कमांड लिखेंगे जेवैक, देख लीजिए, समझ लीजिए, जावा का जो लाइफ साइकिल है वो दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट है, एक डेवलपर साइड, एक क्लाइंट साइड। समझ में आ गया? चलिए, अब जो डेवलपर साइड है वहाँ पर जेडीके इंस्टॉल करना होता है, जो क्लाइंट साइड होता है वहाँ पे जेवीएम इंस्टॉल होता है। डेवलपर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है विंडो का, और जो हमारा क्लाइंट है वो हमें पता ही नहीं किस चीज़ का क्लाइंट है। कहने का मतलब है कि हमारा क्लाइंट विंडो का भी हो सकता है, मैक का भी हो सकता है, लिनक्स का भी हो सकता है, किसी का भी हमारा क्लाइंट हो सकता है। हमें खुद नहीं पता हमारा क्लाइंट किस ऑपरेटिंग सिस्टम का है, हम खुद नहीं जानते कि हमारा जो क्लाइंट है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है। तो वो कोई भी हो सकता है, इसलिए क्लाइंट को कहा जाता है वर्चुअल। इसलिए क्लाइंट को कहा जाता है कि वो वर्चुअल है, इसलिए कहा गया सिर्फ जावा वर्चुअल मशीन, क्योंकि वर्चुअल है, हमें नहीं पता कि हमारा क्लाइंट कौन सा है। चलिए, तो डेवलपर ने एक सोर्स कोड लिखा, तो सोर्स कोड, वो जो सोर्स कोड लिखा है उसने जावा लैंग्वेज में लिखा है, जावा लैंग्वेज की हेल्प से लिखा है। ऐड डॉट जावा उसने सेव एज करा है, सेव एज करा ऐड डॉट जावा। अब उसने कंपाइलर कर दिया। कंपाइलर की जो कमांड है, कंपाइलर की जो कमांड है वो है जावा सी और ऐड डॉट जावा फाइल का नाम। जैसे ही एंटर करेगा एक एरर आ जाएगा, वो एरर ये आएगी कि वो कहेगा जेवैक इज नॉट रिकॉग्नाइज एज ए इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। वो मना कर देगा कि मैं जावा को रिकॉग्नाइज नहीं करता, जावा सी को रिकॉग्नाइज नहीं करता। ऐसी एरर आपके केस में आएगी, तो उस केस में आपको एक काम एडिशनल करना पड़ेगा, वो भी वन टाइम, एक बार। देखिए, मैंने देखिए इधर को एरर निकाल रहा हूँ, मतलब कंपाइल करने से पहले आपको एक काम करना है, एक काम करना है। वो काम ये है कि आपको अपना जावा का पास सेट करना पड़ेगा, कंपाइलर का पास सेट करना पड़ेगा, जब जाके चलेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, सेट करना है, सेट जेडीके पाथ, सेट जेडीके पाथ एंड एनवायरमेंट वेरिएबल, ईवी का मतलब हो गया एनवायरमेंट वेरिएबल। सेट जेडीके पाथ इन एनवायरमेंट वेरिएबल। यह एक काम करते हैं, एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। सेट जेडीके पाथ इन एनवायरमेंटल वेरिएबल। जेडीके के अंदर भी किसका पाथ, बिन। सेट जेडीके अंडरस्कोर बिन पाथ इन एनवायरमेंटल वेरिएबल। एक बार करना है, वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको करना है, वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जावा का पाथ सेट कर दिया आपने। अब आप कंपाइलर को रन करेंगे जब ये कंपाइल होगी कमांड, और जैसे ही कमांड कंपाइल होगी तो एक फाइल बन के आ जाएगी। सी के केस में बन के आई थी 5 फाइलें, जावा के केस में बन के आएगी केवल एक फाइल, बाइट कोड। तो जैसे ही आपने कंपाइल करा तो यहाँ पे बन के आ गया बाइट कोड, बाइट कोड बन के तैयार है। और ये जो है
ऑटो जनरेटेड है, ऑटो जनरेटेड बाइट कोड, और ये आ गया हमारा बाइट कोड। तो ये हमारी क्लास फाइल होगी ऐड डॉट क्लास, ये बन के तैयार ऐड डॉट क्लास बाइट कोड क्लास आएगा। तो देखिए जावा की पूरी लाइफ साइकिल में दो ही क्लास बनी, एक तो ऐड डॉट जावा जो डेवलपर ने लिखी थी, और एक ऐड डॉट क्लास जो कंपाइलर ने जनरेट करके दी, जिसे कहते हैं बाइट कोड। तो ये मशीन न्यूट्रल कोड है, इसको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम रीड कर सकता है, क्योंकि इसमें केवल आपके सोर्स कोड का बाइट कोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन नहीं होती क्लास फाइल के अंदर। स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, जरा देखिए ये मैंने देखिए एक तरफ की लाइफ साइकिल लिखी है, ये मैंने लाइफ साइकिल लिखी है जावा के कंपाइलर की। स्टूडेंट्स एक बार देखिए, यह है जी जावा की जेडीके वाली लाइफ साइकिल। मतलब जावा की जो लाइफ साइकिल है दो भागों में डिवाइड होती है, एक जेडीके और एक जेवीएम। जेडीके हम डेवलपर को कहते हैं और जेवीएम क्लाइंट को कहते हैं। तो डेवलपर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है विंडोज, और उसने वहां पे एक सोर्स कोड लिखा है जिसको हमने सेव एज कर लिया है ऐड डॉट जावा के नाम से। फिर उस ऐड डॉट जावा जो हमने फाइल सोर्स कोड बनाया है उसको मैंने कंपाइलर को दिया है, कंपाइलर उसे कंपाइल करने जा रहा है, और कंपाइलर जब उसे कंपाइल करेगा तो एक बाइट कोड बन के तैयार हो जाएगा ऐड डॉट क्लास। बस ये है पूरी लाइफ साइकिल डेवलपर साइड की, कि कंपाइलर की कमांड लिखनी है और बाइट कोड बन के तैयार हो जाएगा, और कुछ नहीं होना। अब क्या होना है, अब आप इस बाइट कोड को जेवीएम को दे दोगे, क्लाइंट को, या ना क्लाइंट से कहा लो आप अपना बाइट कोड ले लो। अब ये क्लाइंट जो बाइट कोड लेके आएगा तो बाइट कोड को रीड करेगा। लीजिए स्टूडेंट, अब ये बाइट कोड कहाँ आ चुका है, अब ये बाइट कोड आपने क्लाइंट को दे दिया। अब जेवीएम विल बाइट कोड, जेवीएम बाइट कोड को रीड करेगा, और उसकी कमांड होती है, कमांड देखिए आपको केवल लिखना है जावा और अपनी फाइल का नाम ऐड, ऐड ये जो ऐड फाइल है बस। तो जेवीएम विल रीड बाइट कोड, जेवीएम किसको रीड करेगा, बाइट कोड को रीड करेगा। चलिए, तो जेवीएम बाइट कोड को रीड करेगा, और कमांड है जावा ऐड, ये कमांड लिखनी है। तो कंपाइलर की कमांड थी, जैसे ये आपकी इंटरप्रेटर की कमांड है जावा ऐड। तो जैसे ही जावा ऐड लिखोगे कंपाइलर के द्वारा बनाई गई क्लास फाइल रीड कर ली जाएगी इंटरप्रेटर के थ्रू, इंटरप्रेटर से रीड करना शुरू कर देगा। इंटरप्रेटर जो है ये जो इंटरप्रेटर है ये आपके बाइट कोड को रीड करेगा, और रीड करके ये पता है किसको दे देगा, वहां पे था लिंकर, लिंकर सी लैंग्वेज में लिंकर होता है, यहाँ पे होता है क्लास लोडर, क्लास लोडर को देगा। ये जावा का सिस्टम प्रोग्राम है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनबिल्ट आता है क्लास लोडर। ये है हमारा क्लास लोडर। अब क्लास लोडर का क्या काम है, अब सुन लीजिए क्लास लोडर का काम दिखाने जा रहा हूँ। इट इज ए सिस्टम, इट इज ए जावाज सिस्टम प्रोग्राम, इट इज ए जावा सिस्टम प्रोग्राम, ये जावा का सिस्टम प्रोग्राम है। यूज टू लोड बाइट कोड, यूज टू लोड बाइट कोड इनटू रैम, मेमोरी में। लीजिए लिख दिया मैंने इसके बारे में थ्योरी, ये मैंने लोडर की लिखी है क्लास लोडर। क्लास लोडर एक सिस्टम प्रोग्राम है, इट इज ए जावा सिस्टम प्रोग्राम यूज टू लोड बाइट कोड इनटू मेमोरी, बाइट कोड को मेमोरी में लोड कराने के लिए इसका यूज किया जाता है क्लास लोडर। ये जावा का सिस्टम प्रोग्राम है। अब ये क्लास लोडर जैसे ही आपकी फाइल को रीड करेगा तो, और रीड करने के बाद उसको रैम में रख देगा, आपका डाटा अपने आप ऑटोमेटिक रैम में आ जाएगा।
ये रीड कर लिया। अब ये डाटा आपका अंदर रैम में आ गया, मेमोरी में। तो बाइट देखिए, ये जो बाइट कोड बन के तैयार हुआ, ये क्लाइंट के पास गया। क्लाइंट ने जेवीएम की हेल्प से बाइट कोड को रीड करा और क्लास लोडर को दे दिया। अब क्लास लोडर उस बाइट कोड को रैम के अंदर रखेगा, रैम के अंदर स्टोर कराएगा। ठीक है ना? इट इज ए जावा प्रोग्राम यूज टू लोड बाइट कोड इनटू रैम। ठीक है, रैम को बाइट कोड को रैम में लोड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए आगे देखिए मैं क्या लिखवा रहा हूँ। अब जो रैम में कहाँ लोड करेगा, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है। रैम में किस जगह लोड होगा? तो रैम में जगह होती है, एक होती है हीप एरिया, यहाँ स्टोर होता है। स्टैक एरिया यहाँ होता है, एरिया यहाँ होता है, नेटिव एरिया, और स्टैक हो गया, नेटिव हो गया, और नेटिव और कौन सा होता है? हीप, स्टैक, नेटिव और रजिस्टर एरिया और एरिया। ये वो जगह है रैम की जहाँ पर ये बाइट कोड लोड होगा। क्लास लोडर का काम है कि जेवीएम ने जो बाइट कोड रीड करा है उसको इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कराना। और जैसी मेमोरी में लोड हुआ, यानी कि लोड हुआ, बन के तैयार हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है? क्लाइंट साइड। और सी में ऑब्जेक्ट कहाँ बन गया था? डेवलपर साइड। लीजिए ये ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। ये ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। अब एक चीज देखिए, इस ऑब्जेक्ट को बनाने में रैम लग रही है, यानी मेमोरी लग रही है। अब ये मेमोरी है किसकी? क्लाइंट की। तो यानी कि ऑब्जेक्ट किस मेमोरी, ऑब्जेक्ट कहाँ बना? क्लाइंट के यहाँ। तो मेमोरी किसकी खर्च हुई? रैम की, तो यानी क्लाइंट की। तो ये क्लाइंट के अकॉर्डिंग बनेगा ना। अगर क्लाइंट की मेमोरी जो है क्लाइंट की यूज हो रही है, तो ये ऑब्जेक्ट क्लाइंट का कहलाएगा, यानी क्लाइंट साइड बनेगा। और क्लास कहाँ बनी? डेवलपर साइड। तो क्लास तो होती है डेवलपर साइड और ऑब्जेक्ट होता है क्लाइंट साइड, इसलिए इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो क्लाइंट साइड बनता है। तो मेमोरी किसकी खर्च होती है? क्लाइंट की। इसलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोड चल जाएगा। क्योंकि ये जो बाइट कोड आपने जनरेट किया है तो न्यूट्रल कोड है। यही विंडो को दिया गया, यही मैक को दिया गया, यही लाइनक्स को दिया गया। अब ये तीनों की तीनों जेवीएम की हेल्प से बाइट कोड को रीड करके क्लास लोडर को देंगे, क्लास लोडर उसको लोड कराएगा। अब लोड कहाँ कराएगा? रैम में। अब ये रैम किसकी हो सकती है? विंडो की भी, मैक की भी, लिनक्स की भी। तो ये बाइट कोड कहाँ लोड हुआ? विंडो में, मैक में, लिनक्स में। ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। तो ऑब्जेक्ट जो बना वो अकॉर्डिंग टू विंडोज बना, नॉट टू डेवलपर विंडो, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट विंडो, इसलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। स्टूडेंट्स देख लिया? हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। ये देखिए आपके सामने ये रहा। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछना शुरू करिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछिए अगर किसी को कुछ पूछना है तो। कोई भी स्टूडेंट पूछ सकता है जिसको जहां समझ में नहीं आई हो, मैं दोबारा बता दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जावा की लाइफ साइकिल। बताइए जावा की लाइफ साइकिल में कितनी स्टेजेस होती हैं? आशीष बताइए, जावा की लाइफ साइकिल में कितनी स्टेज है? 4 स्टेज। 4 स्टेज? नहीं सर, 2 स्टेज हैं, एक डेवलपर, एक क्लाइंट। जेवीएम तो सी में 5 है, ठीक है। हाँ सी में नहीं, मैं जावा की पूछ रहा हूँ, जावा में 2 है। जेडी के जेवीएम। हाँ एक डेवलपर साइड, एक क्लाइंट साइड। डेवलपर साइड जेडीके का यूज होता है, जावा डेवलपमेंट किट। और जावा डेवलपमेंट किट की हेल्प से हम एक सोर्स कोड लिखते हैं, एक सोर्स फाइल लिखते हैं। अब उस सोर्स फाइल को हम सेव एज करते हैं जावा के नाम से, add.java। फिर वो जो सोर्स फाइल बनके तैयार होती है उसको हम देते हैं किसको? कंपाइलर को। कंपाइलर सोर्स फाइल को रीड करेगा और कन्वर्ट करके दे देगा आपको बाइट कोड। अब वो बाइट कोड जो है वो आप क्लाइंट को देंगे। अब क्लाइंट कोई भी हो, विंडो हो, लिनक्स हो, मैक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लाइंट के पास ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उसे दे रहे हैं न्यूट्रल कोड। अब ये न्यूट्रल कोड जो है, यानी कि जावा का जो कोड है बाइट कोड, न्यूट्रल कोड, उसको जेवीएम रीड करेगा। और जेवीएम बाइट कोड को जब रीड कर लेता है तो रीड करके वो लोडर को देता है।
अब ये लोडर का काम है उसको मेमोरी में लोड करना। अब ये मेमोरी जो है ये क्लाइंट की है। अब ये विंडो की भी हो सकती है, रैम की भी हो सकती है, लिनक्स की भी, किसी की भी हो सकती है। तो आपकी जो क्लास है वो मेमोरी में लोड हो गई, विंडो की, लिनक्स की या सोलारिस की, जिसकी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड हुई है वो ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम। लीजिए, तो ये ऑब्जेक्ट जो है न्यूट्रल है, यानी इंडिपेंडेंट है। विंडो का अलग बनेगा, लिनक्स का अलग बनेगा, मैक का अलग बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ। ये है जी जावा की पूरी लाइफ साइकिल। हेलो कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताइए। हेलो। हाँ जी, हेलो, हाँ जी बताइए। सर ये अपने आप होता है क्या बैकएंड में प्रोसेस पूरा? हाँ बेटा, ये सब, हाँ ये सब कुछ अपने आप होता है, ये सब कुछ अपने आप होता है, हमें कुछ नहीं करना। लेकिन आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जावा की लाइफ साइकिल में कितनी स्टेजेस हैं और सी की लाइफ साइकिल में कितनी स्टेज थी। सी की लाइफ साइकिल में बेटा 5 स्टेज थी, वहां पे 5 फाइलें बनती थी, यहाँ पे सिर्फ 2 फाइलें बनती हैं। एक तो डॉट जावा जो डेवलपर बनाएगा, एक डॉट क्लास जो कंपाइलर बनाएगा। और सी लैंग्वेज में एक फाइल तो बनाता था डेवलपर और 5 फाइलें बनाता था कंपाइलर, यानी टोटल 6 फाइल बनती है वहां पर। बैकग्राउंड में 6 फाइल है, यहाँ पे बनती है केवल 2 फाइल। और ये लाइफ साइकिल बेटा अपने आप काम करेगी, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल ऑफ जावा, लाइफ साइकिल ऑफ जावा। चलिए, तो ये मैंने आपको लाइफ साइकिल बता दी। अब आप प्रोग्राम लिखने को तैयार हैं, तो हम देखिए मैं प्रोग्राम बिल्कुल ऐसे लिखूंगा। देखो अब आपको समझ में आ जाएगा। देखो स्टूडेंट, देखिए मैंने नोटपैड खोला, ये खुल गया नोटपैड, ये आपके सामने बता। सबसे पहले ये डेवलपर है, मैं डेवलपर हूँ, तो मैंने एक नोटपैड खोला और नोटपैड पे एक सोर्स कोड लिखा। देखिए ये सोर्स कोड लिखा मैंने, यहाँ पे लिखी मैंने एक क्लास। क्लास का आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने क्लास का नाम रख दिया रोहित। इसके अंदर लिखा मैंने मेन मेथड, तो मेन को ऐसे लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये पूरा सिग्नेचर है मेन का। ये सिग्नेचर क्या कह रहा है, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये क्या चीज है, ये आपसे पूछा जाएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। जरा एक्सप्लेन कर दें कि ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये पूरा सिग्नेचर है, क्या है, पूरा सिग्नेचर। स्टूडेंट्स बताइए, फंक्शन के जो सिग्नेचर है, फंक्शन का जो सिग्नेचर है वो कितने तरीके से लिखा जाता है बताइए। जावा की बात नहीं है, तो सी लैंग्वेज से रिलेटेड बात है। बताइए किसी भी फंक्शन का सिग्नेचर कितने टाइप का हो सकता है, स्टूडेंट बताइए। जिसको हम प्रोटोटाइप भी कहते हैं, फंक्शंस की प्रोटोटाइप। स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट बताइए, बता दीजिए। अगर आपको पता है तो हाँ में कह दे करिए, नहीं तो मैं फिर आपसे पूछूं नहीं बार बार। पता है आप लोगों को कि फंक्शन का सिग्नेचर आता है? चलिए मैं बता देता हूं। किसी भी लैंग्वेज में, चाहे किसी की लैंग्वेज की बात करो, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज है, अगर आप फंक्शन का सिग्नेचर लिख रहे हैं, सिग्नेचर को कहते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप भी कहा जाता है या सिग्नेचर भी कहा जाता है, सिग्नेचर भी कहा जाता है और डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। प्रोटोटाइप, सिग्नेचर और डिक्लेरेशन। अब ये प्रोटोटाइप को लिखने के बेटा 4 तरीके होते हैं हर लैंग्वेज में। पहला वाला तरीका कहलाता है आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। दूसरा सिग्नेचर कहलाता है आर्गुमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू। तीसरा कहलाता है नो आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। और चौथा कहलाता है नो आर्गुमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू।
ये है जी चार सिग्नेचर। आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, आर्गुमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू, नो आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, नो आर्गुमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू। ये है जी आपके चार सिग्नेचर जिसके थ्रू आप जावा में, सी में, सी प्लस प्लस में फंक्शंस लिखते हैं। याद आ गया? पीछे की बातें याद आ गई? जब आपने सी पढ़ाई थी तो जब पढ़ी होगी जावा को बताया क्या होगा कि फंक्शंस को लिखने के चार तरीके होते हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, आर्गुमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू, नो आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, नो आर्गुमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू। ओके, चलिए सबसे पहला वाला सिग्नेचर कैसे लिखते हैं? सबसे पहला सिग्नेचर, सबसे पहले सिग्नेचर लिखने का तरीका है पब्लिक वॉइड। चलिए पब्लिक वॉइड छोड़िए, सबसे है आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। आर्गुमेंट भी होगी रिटर्न भी होगी, तो फंक्शन का नाम है ऐड। देखिए जो ब्रैकेट में लिखा जाता है इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, यानी कि दो आर्गुमेंट लेगा, दो इंटीजर टाइप और एक रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप। तो फंक्शन देखिए ये फंक्शन का नेम है, फंक्शन के नेम के ब्रैकेट में जो लिखी जाती है इसे आर्गुमेंट कहते हैं, और जो फंक्शन के आगे लिखी जाती है इसे रिटर्न कहते हैं। अब याद रखने वाली बात यह है कि फंक्शन की रिटर्न टाइप हमेशा एक बार में एक ही होती है, लेकिन आर्गुमेंट मल्टीपल हो सकती हैं। आर्गुमेंट एक से ज्यादा हो सकती हैं मल्टीपल, लेकिन रिटर्न हमेशा एक ही होगी, ये याद रखना है। तो ये सिग्नेचर है आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू से। ये आर्गुमेंट भी है रिटर्न भी है, तो इसे बोलेंगे आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। दूसरा है कि आर्गुमेंट है लेकिन रिटर्न नहीं है, तो देखिए ऐड, एंड और इंट, लेकिन रिटर्न नहीं है, तो जिस फंक्शन में रिटर्न टाइप नहीं होती वहां पे वॉइड लिखते हैं। तो जैसे आपने लिखा वॉइड ऐड, तो मतलब हो गया ये जो ऐड नाम का फंक्शन है ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा लेकिन आर्गुमेंट लेगा, तो इसे बोलेंगे आर्गुमेंट विद नो रिटर्न, आर्गुमेंट विद नो रिटर्न। तीसरा आता है इसमें नो आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, आर्गुमेंट कोई नहीं होगी लेकिन रिटर्न होगी। तो हमने लिखा ऐड, और देखिए ब्रैकेट खाली छोड़ दीजिए, ब्रैकेट खाली छोड़ने का मतलब है नो आर्गुमेंट लेकिन रिटर्न होगी, ये हो गया। इसे बोलेंगे नो आर्गुमेंट विद रिटर्न, आर्गुमेंट कोई नहीं है खाली है लेकिन रिटर्न है। अब चौथा आता है, इसे कहते हैं नो आर्गुमेंट विद नो रिटर्न, तो वॉइड ऐड, इसे बोलेंगे नो आर्गुमेंट विद नो रिटर्न, ना कोई आर्गुमेंट ना कोई रिटर्न। ये होते हैं जी चार सिग्नेचर। हेलो स्टूडेंट्स, पूछ लीजिए कि अगर किसी को कुछ नहीं पता तो एक बार दोबारा बता दूं। स्टूडेंट देख लीजिए, हेलो स्टूडेंट्स एक बार नजर मारिए, हेलो। यस सर। देखिए ये चार तरीके होते हैं फंक्शंस को लिखने के। किसी भी लैंग्वेज में अगर आप फंक्शंस लिखते हैं तो इन चारों में से कोई सा एक सिग्नेचर आपको अपनाना पड़ेगा, ठीक है? ओके सर, ओके सर। यस सर। हम जावा के सिग्नेचर की बात करें, जावा के हेलो सिग्नेचर में, हाँ जी, सर, इन सब का यूज अलग अलग होता है क्या? हाँ जी, सबका यूज अलग अलग होता है। ओके सर, सबका मैं सबका एक एक एग्जांपल आपको सबका दूंगा, ठीक है सर। आंसर सबका सेम आएगा। मजे की बात यह है जैसे आपको 15+10, तो 15+10 आंसर कितना आएगा बताइए? 25। हाँ 25 आएगा ना, तो चारों से ही 25 आएगा, आंसर 25 ही आएगा चारों से, लेकिन चारों को लिखने का तरीका अलग अलग है। समझ गए स्टूडेंट्स? यस सर। तो अब जावा के सिग्नेचर में और भी चीज जोड़ी गई। जावा के सिग्नेचर में सबसे पहले आता है एक्सेस स्पेसिफायर। क्या आता है? एक्सेस स्पेसिफायर। फिर आता है मॉडिफायर, फिर आती है रिटर्न वैल्यू, फिर आता है फंक्शन नेम, फिर आती है उसकी आर्गुमेंट। ये बन के तैयार हुआ आपका पूरा फंक्शन का सिग्नेचर। सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर लिखा जाता है, फिर मॉडिफायर लिखा जाता है, फिर रिटर्न वैल्यू लिखी जाती है, फिर फंक्शन नेम लिखा जाता है, फिर आर्गुमेंट लिखी जाती है। जब जाके आप कहते हैं कि जावा का फंक्शन का सिग्नेचर पूरा हुआ। ये आर्गुमेंट। अब अगर मैं आपको जावा के मेन फंक्शन का सिग्नेचर बताऊं तो वो ऐसा होता है पब्लिक, पहले पब्लिक लिखा जाता है, फिर स्टैटिक लिखा जाता है, पब्लिक स्टैटिक, फिर वॉइड लिखा जाता है, फिर फंक्शन का नाम लिखा जाता है,
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर फंक्शन के आगे दो ब्रैकेट में आर्गुमेंट लिखी जाती है स्ट्रिंग एरे। ये है जी, ये है जी पूरा सिग्नेचर स्टूडेंट। जावा का सिग्नेचर ऐसे लिखा जाए। ये है जी पूरा सिग्नेचर जो मैंने आपको समझाया, बिल्कुल कंप्लीट सिग्नेचर। तो अब मैं बता देता हूँ इसमें पब्लिक क्या है स्टूडेंट। इसमें जो पब्लिक है वो एक्सेस स्पेसिफायर है, वो एक्सेस स्पेसिफायर है। और स्टूडेंट इसमें जो एक्सेस स्पेसिफायर, और जो इसमें स्टैटिक है ये मॉडिफायर है, तो कहते हैं मॉडिफायर। और जो वॉइड है ये रिटर्न टाइप, जो मेन है ये मेथड में, और जो स्ट्रिंग ARGS है ये आर्गुमेंट। ये है जी पूरा एक फुल फीचर प्रोग्राम, जिसमें आप कह सकते हैं कि जी हमने पूरा सिग्नेचर लिखा, ये कंप्लीट सिग्नेचर है। पब्लिक यानी एक्सेस स्पेसिफायर, स्टैटिक यानी मॉडिफायर, वॉइड यानी रिटर्न टाइप, मेन फंक्शन का नाम है, और स्ट्रिंग ARGS आर्गुमेंट है। तो ऐसे लिखा जाता है जी जावा का मेन। अब ये इतना तो सी में था बेटा, सी से इतना आया है, सी में वॉइड मेन, लेकिन सी में आप कहेंगे ये नहीं होता था। हाँ वहाँ पे स्ट्रिंग नहीं होती, वहाँ पर इंटीजर होता है, वहाँ पे इंटीजर होता है स्ट्रिंग की जगह। तो देखिए इतना तो कॉमन है, बस ये दो चीज फालतू लगी, स्टैटिक और पब्लिक। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि सी जावा जो है सिक्योर लैंग्वेज है, क्योंकि जावा में जो फंक्शन है यानी कि जो मेन मेथड है वो क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, क्लास के बाहर डिक्लेयर नहीं किया जाता है। क्योंकि जावा में ग्लोबल डिक्लेरेशन नहीं होती, सब चीज लोकल होती है, लोकल टू द क्लास। तब पहले एक क्लास बनाएंगे, फिर उस क्लास के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फिर उन वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए आप वहां पर फंक्शंस बनाएंगे। तो ये वो फंक्शंस हैं जो हम बनाएंगे क्लास के अंदर डाटा को एक्सेस करने के लिए। जो क्लास के अंदर हमने डाटा रखा है उसको अगर मैनिपुलेट करना है तो आपको ये फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब ये पूछा जाएगा क्वेश्चन एक, और अभी अभी पूरा नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक के अलावा भी कुछ और होते हैं। हाँ होते हैं स्टूडेंट, पब्लिक के अलावा एक्सेस स्पेसिफायर और भी हैं। क्या क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पब्लिक के अलावा स्टूडेंट प्राइवेट भी होता है, प्रोटेक्टेड भी होता है, पब्लिक भी होता है, और अगर कुछ ना लिखो तो डिफॉल्ट होता है, ये बाय डिफॉल्ट है। ये है जी बाय डिफॉल्ट। अब आते हैं मॉडिफायर। मॉडिफायर कौन कौन से होते हैं? तो मॉडिफायर स्टूडेंट एक तो स्टैटिक होता है, फाइनल होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, स्टैटिक फाइनल एब्स्ट्रैक्ट नेटिव सिंक्रोनाइज पब्लिक स्टैटिक फाइनल नेटिव सिंक्रोनाइज STRICT स्ट्रिक्ट FP। ये सब क्या है हमारे स्टूडेंट्स, क्या है ये हमारे मॉडिफायर। क्या कराएंगे मॉडिफायर, ये सब मॉडिफायर। तो
और एक होता है नॉन स्टैटिक। ये बाय डिफॉल्ट होता है, अगर आपने कोई एक्सेस स्पेसिफाई नहीं लिखा तो ये बाय डिफॉल्ट होगा। बाय डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक माना जाता है। जैसे वहाँ पर स्टैटिक, वहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट ऐसे फंक्शन के स्पेसिफायर में बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट क्या है, नॉन स्टैटिक, यानी कि नॉन स्टैटिक को कंसिडर किया जाता है बाय डिफॉल्ट। यानी कि अगर आप यहाँ पर स्टैटिक लिखना भूल गए तो कंप्यूटर यहाँ पर इसको नॉन स्टैटिक मान देगा, और जैसे एक्सेस स्पेसिफायर लिखना भूल गए तो डिफॉल्ट मान देगा। ये थे जी मॉडिफायर जो हम जावा लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। ये जावा लैंग्वेज के मॉडिफायर हैं स्टूडेंट, मॉडिफायर। अच्छा, इसके अलावा दो मॉडिफायर और होते हैं, लेकिन वो वेरी फंक्शन के साथ यूज नहीं होते। लिखवा दे रहा हूँ, देखिए मैं एक नोट लिखवा रहा हूँ। नोट, देयर आर टू स्टूडेंट पढ़िए क्या लिखा है मैंने। हेलो स्टूडेंट्स, पढ़िए क्या लिखा है, नोट पढ़िए प्लीज। There are more two modifiers which are not used in method declaration. It is used only with variables. There are वेरिएबल के साथ भी देखते हैं। पहला ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट, दूसरा वोलाटाइल। ये हैं जी दोनों, ये वो दो मॉडिफायर हैं जो जावा में यूज तो होते हैं लेकिन मेथड के साथ नहीं, वेरिएबल के साथ। क्या क्या है, ट्रांजिएंट और वोलाटाइल। ये देखो, ये तो है ही मॉडिफायर जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये तो है ही। इनके आगे भी 1 2 3 डाल दो। सर हाँ जी, सर इन मॉडिफायर्स का यूज क्या होता है, मतलब कि कहाँ पे यूज करना है, कौन सा स्टैटिक कब लगाना है, फाइनल कब लगाना है, ये कैसे मालूम पड़ेगा हम लोगों को? जब हम इनको आगे प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे ना, जैसे इनहेरिटेंस का है, और इनहेरिटेंस में यूज़ होगा बेटा एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल, है ना, और मल्टी थ्रेडिंग में यूज़ होगा सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, नॉर्मल प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। ओके सर, पर सर इनको यूज क्यों करते हैं? बेटा ये जैसे आप मॉडिफायर से आप क्या समझते हैं, इनका बिहेवियर चेंज कर देगा, इनका बिहेवियर। जैसे कि एग्जांपल देके समझाते हैं, देखो अगर आप किसी फंक्शन के आगे फाइनल लिख दोगे, क्या लिख दोगे, फाइनल, फाइनल। तो उसकी इनहेरिटेंस नहीं होगी। फिर इनहेरिटेंस का मतलब होता है जब पेरेंट से कोई फीचर उसकी चाइल्ड में जाता है, उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। और अगर हम किसी पेरेंट के फीचर को चाइल्ड क्लास में नहीं भेजना चाहते तो उसके आगे फाइनल लिख दो, तो वो फिर चाइल्ड क्लास में इनहेरिट नहीं होगा, मतलब ओवरराइड नहीं होगा। ये चीज समझ में आया स्टूडेंट? यस सर। जैसे कि ये जितने भी आपको कीवर्ड देख रहे हैं ना,
ये आपके फंक्शन का जो बिहेवियर है उसे चेंज कर देंगे। जैसे अगर आपने किसी फंक्शन के आगे लिख दिया स्टैटिक, क्या लिख दिया, स्टैटिक लिख दिया, तो अब जब अब आप इस फंक्शन को अगर कॉल करना चाहते हैं तो क्लास के नेम से कॉल करेंगे उसे, ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं करेंगे। क्योंकि अगर किसी फंक्शन के आगे उसका नाम के आगे स्टैटिक लिख दिया जाए तो फिर उसे क्लास के नाम से कॉल करते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं करते, उसका बिहेवियर चेंज हो गया। और अगर आप स्टैटिक हटा देते हो तो फिर वो ऑब्जेक्ट से कॉल होगा, क्लास के नेम से कॉल नहीं होगा। ये चीज है, समझ में आया? यस सर। हाँ, मतलब फंक्शन का जो बिहेवियर होता है ना उसे चेंज कर देता है। तो ये मैंने सारे मॉडिफायर लिखवा दी बेटा। अगर आपसे कोई पूछेगा जावा में फंक्शंस लिखने आते हैं तो आप कहना हाँ मुझे आते हैं। तो पूछेगा बताओ कैसे लिखते हैं, तो आप कहना सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं, फिर मॉडिफायर लिखते हैं, फिर रिटर्न टाइप लिखते हैं। अब मैं आपको रिटर्न टाइप लिखवाने जा रहा हूँ। अगर किसी फंक्शन की रिटर्न टाइप है, अगर कोई फंक्शन रिटर्न करेगा उसकी रिटर्न टाइप है, तो उसके रिटर्न टाइप में स्टूडेंट उसके रिटर्न टाइप में क्या क्या हो सकते हैं ये देखिए। अबे यार क्या हो गया, तो अगर किसी फंक्शन की रिटर्न टाइप है तो वो प्रिमिटिव हो सकती है। प्रिमिटिव डेटा टाइप को एज ए रिटर्न टाइप लिया जाता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप को रिटर्न टाइप लिया जाता है। और प्रिमिटिव टाइप में आते हैं स्टूडेंट अगर किसी फंक्शन की रिटर्न टाइप प्रिमिटिव है तो क्या क्या हो सकता है। वो हो सकता है इंट, कैर, प्लॉट, इंट लॉन्ग, शॉर्ट, डबल, ये हो सकते हैं बेटा। ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं जो रिटर्न टाइप में कंसीडर किए जा सकते हैं। क्या आप इनको एज ए रिटर्न टाइप कंसीडर कर सकते हैं? क्लियर हो गया? चलिए, अब इसके अलावा अगर दूसरे हैं तो वो नॉन प्रिमिटिव होंगे। क्या होंगे? नॉन प्रिमिटिव। अब नॉन प्रिमिटिव में क्या क्या आते हैं बेटा? नॉन प्रिमिटिव में किसी फंक्शन की रिटर्न टाइप में क्लास भी हो सकती है, एरे भी हो सकती है, enum भी हो सकता है। यानी किसी फंक्शन, अगर फंक्शन की रिटर्न टाइप, यानी कि जावा में फंक्शन की रिटर्न टाइप में कोई क्लास भी हो सकती है, यानी कोई भी फंक्शन क्लास भी रिटर्न कर सकता है, एरे भी रिटर्न कर सकता है, enum भी रिटर्न कर सकता है। समझ में आ गया बेटा? यहाँ पर क्लास का मतलब ऑब्जेक्ट से है, यानी किसी फंक्शन की रिटर्न टाइप में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। और अगर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, इफ देयर इज नो रिटर्न टाइप, if there is no return type, if there is no return type, write void। तो आपको void लिखना होगा। क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट? void। if there is no return type, if there is no return type, write void। आपको क्या लिखना है? void लिखना है। हेलो स्टूडेंट, थोड़ा हाँ ना तो बोल दिया करो। यस सर। तो क्या समझ में आया इससे, जरा बताइए मुझे। मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा था इस लाइन से? फंक्शन की रिटर्न टाइप में क्या क्या चीज वैलिड है बताइए स्टूडेंट, क्या क्या चीज फंक्शन की रिटर्न टाइप मानी जा सकती है? हाँ जी रोहित बताइए। रोहित, फंक्शन की रिटर्न टाइप में क्या क्या चीज अलाउड है बताइए। सर इंट, कैर, लॉन्ग, फ्लोट, बाइट, शॉर्ट, डबल, बूलियन, ठीक है, या फिर मतलब क्लास, एरे, इनम। हाँ, मतलब कि आप किसी फंक्शन की रिटर्न टाइप में इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बुलियन, बाइट ये रख सकते हैं। आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं, एरे भी रख सकते हैं, इनम भी रख सकते हैं।
और अगर कुछ रिटर्न टाइप नहीं है तो आपको void लिखना होगा। क्या लिखना होगा? void। void। हाँ, जैसे मैंने मेन फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती तो हम क्या लिखते हैं वहां पर? void। ठीक है, तो इफ देयर इज नो रिटर्न टाइप राइट void। चलिए, अब आता है फंक्शन नेम। अब किसी फंक्शन का नाम रखा जाए, सर इनम क्या होता है? इनम होता है बेटा एन्यूमरेटेड डाटा टाइप। एन्यूमरेटेड डाटा टाइप यहाँ तो नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आपको एग्जांपल नहीं दे सकता। आपने अच्छा आपने सी में नहीं पढ़ा होगा जब भी आप पूछ रहे हैं। इनम जैसे बेटा इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट डाटा टाइप है ना, ऐसी इनम भी डाटा टाइप होता है। सी में भी था, C++ में भी था, जावा में भी। इनम की फुल फॉर्म होती है एन्यूमरेटेड डाटा टाइप। एन्यूमरेटेड डाटा टाइप उसे इनम कहते हैं। और जैसे इनम का एग्जांपल है, जैसे कि क्लास में आपका रोल नंबर, तो मैडम आपको रोल नंबर से भी पहचान सकती है। जैसे रोहित है तो मान के चलो आपको रोल नंबर 28 है, तो मैडम यूं क्या है, रोल नंबर 28, तो आप आवाज लगाओगे यस मैडम। जब मैडम नाम दे दे रोहित तो भी आप कहोगे यस मैम। तो नेम विद नंबर, नेम विद नंबर, जब नेम को कोई नंबर दे दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं इनम। जैसे रोहित को एक नंबर दे दिया गया 25, तो रोहित का जो रोल नंबर है वो 25 है, तो रोहित विद नंबर यानी कि नेम विद नंबर इज नोन एज इनम। क्या बोलते हैं सर? इनम। क्लियर? यस सर। आगे आएंगे जब भी। तो देखो ये चीजें मैं क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि ये चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये चीजें इसलिए लिखवाई जा रही है। देखा मैं सीधा यूं भी तो कह सकता था कि जावा में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं और ये ऐसे लिखा जाना है हमेशा, ये फिक्स है बेटा। इसमें अगर आपने कोई भी चेंजेस कर दिए ना, आगे पीछे कर दिया, कुछ भी चेंजेस कर दिए तो एरर आ जाएगी। ये एजिटेड ऐसी लिखा होता है, तो बच्चे ना ऐसे याद कर लेते हैं। बच्चों से ये कह दिया जाता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं, याद कर लो, तो बच्चे रट लेते हैं। अब उनका मतलब नहीं पता होता बच्चे को कि क्या चीज है। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर पब्लिक की जगह प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट भी आ सकता है। यहाँ पर स्टैटिक की जगह इतनी सारी चीजें आ सकती हैं, यहाँ पर वॉइड की जगह ये भी आ सकता है। अब ये कैसे कैसे कब कब आएगा ये मैं आपको आगे प्रोग्रामिंग में हैंड टू हैंड बताता जाऊंगा। अभी तो सिर्फ मैं आपको फंक्शन का सिग्नेचर बता रहा हूँ कि जावा में अगर कोई फंक्शंस लिखना है, इसे बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। अगर जावा में फंक्शन की प्रोटोटाइप या सिग्नेचर या डिक्लेरेशन लिखनी है तो वो आप 4 तरीके से कर सकते हो। ये मैंने आपको 4 तरीके बताए। ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका, ये चौथा तरीका। अब इसमें से मैंने मेन को लिखने के लिए कौन सा वाला तरीका अपनाया है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड, यानी कि मैंने अपनाया है ये वाला। देखिए ये वाला इस वाले तरीके से है, क्योंकि फंक्शन का नाम क्या है? ऐड। अब जैसे फंक्शन का नाम यहाँ पर मेन है, यहाँ पर ऐड है। इसके रिटर्न टाइप में क्या लिखा है? वॉइड। वॉइड यानी ये है, और आर्गूमेंट में जो भी आप यहाँ पे पास करोगे। तो ये वाला सिग्नेचर ये है, इसे बोलेंगे आर्गूमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू। बस यही है, आर्गुमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू, ऐसे लिखा जाएगा। अब आता है फंक्शन नेम। कोई भी फंक्शन नेम, देखो मैंने क्या लिखा है, एनी नेम which is up to Java standard। any name which is any valid name which is up to Java standard। कोई भी नाम एनी नेम जो जावा स्टैंडर्ड तक हो, मतलब या क्या कहो, एनी नेम which is according to Java standard। stop any reserved keyword will not be considered as function। कोई भी रिजर्व कीवर्ड जो जावा में पहले से रिजर्व कीवर्ड हो उसको आप कंसिडर नहीं कर सकते एज ए फंक्शन नेम। ये लिखा है। एनी
नेम विच इज अकॉर्डिंग टू जावा स्टैंडर्ड्स। कोई भी नाम जो जावा स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो वो फंक्शन का नाम हो सकता है, लेकिन उसमें रिजर्व कीवर्ड नहीं आएंगे, उसमें रिजर्व कीवर्ड्स को आप नहीं लेंगे एज ए जावा फंक्शन में। क्लियर स्टूडेंट? ये लिखा है। जैसे कि आपने कहा सर क्या मैं अपने फंक्शन का नाम वाइल रख लूं, WHILE वाइल? नहीं रख सकते, क्योंकि जावा में वाइल नाम से लूप होता है, तो आप अपने फंक्शन का नाम वाइल नहीं रख सकते। आपने कहा सर फॉर रख लूं, भाई फॉर नाम का तो लूप होता है। तुमने कहा सर चलो ठीक है कोई बात नहीं, इंट रख लूं, अरे इंट नाम का डेटा टाइप होता है। आपने कहा चलो कोई बात नहीं, तो स्टैटिक रख लूं, अब भाई स्टैटिक नाम का स्टैटिक मॉडिफायर है। आपने फिर क्या रखूं, मैंने मून रख ले, हाँ ये स्टैंडर्ड है, वैलिड है, सही है। तुमने कहा वन मून रख लूं, वन मून ना, ये गलत है। वन मून नहीं हो सकता, मून वन हो सकता है, मून टू हो सकता है। तो ये बता रहा हूँ कि जो जावा स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सही है वो फंक्शन का नाम हो सकता है। चलिए अब आती है आर्गुमेंट। तो बेटा जो प्रिमिटिव टाइप के साथ है वही आर्गुमेंट के साथ है रूल, यही रूल है, सेम रूल विद आर्गुमेंट। कि फंक्शन की आर्गुमेंट, जो फंक्शन की आर्गुमेंट होती हैं बेटा, आप इसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप को भी ले सकते हो, नॉन प्रिमिटिव को भी ले सकते हो एज ए फंक्शन आर्गुमेंट। लेकिन if there is no argument, if there is no argument, if there is no argument, leave the parenthesis empty। आपको parenthesis खाली छोड़ने होंगे, leave the parenthesis empty, leave the parenthesis को खाली छोड़ दो। if there is no argument, if there is no argument, leave the parenthesis empty, यानी कि अगर आर्गुमेंट नहीं है तो इसे खाली छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो खाली, इसे कहते हैं खाली छोड़ दो अगर आर्गुमेंट नहीं है। और आर्गुमेंट है तो लिखो, अगर है तो प्रिमिटिव टाइप भी हो सकती है, नॉन प्रिमिटिव भी हो सकती है, या कुछ होती है। तो इफ देयर इज नो आर्गुमेंट टाइप, लीव द पैरेंथेसिस एम्प्टी। बट इफ देयर इज नो रिटर्न टाइप, राइट वर्ड, आपको वर्ड लिखना होगा, यहाँ पर एम्प्टी छोड़ना पड़ेगा, लीव द पैरेंथेसिस एम्प्टी, लेकिन इसमें आपको वर्ड लिखना होगा। ये याद रखना, ये है जी पूरा सिग्नेचर जावा का, ऐसे लिखा जाता है बेटा जावा का सिग्नेचर। मैंने आपको पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया जावा का सिग्नेचर। अब आप अगर फंक्शंस लिखेंगे जावा में तो पहले आप पब्लिक लिखेंगे। और अच्छा एक चीज और बेटा, कि ये पब्लिक स्टैटिक आगे पीछे हो सकते हैं, यानी कि आप पहले स्टैटिक लिख दो बाद में पब्लिक लिख दो, सही है, सही है, ये सही माना जाएगा। पब्लिक पहले लिख दो, स्टैटिक पहले लिख दो वो, लेकिन वॉइड मेन और ये ऐसी रहेगा, इन तीनों में चेंजेस नहीं होने, ये जिस ऑर्डर में है इसी ऑर्डर में रहेंगे, इनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, और ये सब होने जरूरी है तभी जावा का फंक्शन बनता है बेटा। मेन से मतलब नहीं है कि आप सोचो मेन ही ऐसा, नहीं, सभी फंक्शंस इसी फॉर्मेट में लिखे जाते हैं जावा में। ओके स्टूडेंट, देखिए ये आपको मैंने जावा के फंक्शंस की डिक्लेरेशन और जावा का लाइफ साइकिल आज मैंने आपको कंप्लीट करा, दो चीज बताई मैंने आपको जावा से रिलेटेड। अब आप बिल्कुल तैयार है जावा का फंक्शन लिखने को, अब आपको पता चल गया। अब मैं आपको कल इन सब के ये 4 सिग्नेचर बताए ना बेटा, ये 4 तरीके होते हैं। तो देखो इस वाले सिग्नेचर को इस वाले रूप में लिख के दिखाऊंगा जावा, मतलब इस सिग्नेचर को जावा में कैसे लिखते हैं, इस सिग्नेचर को जावा में कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, ये कैसे, तो सबका आपको एक एक एग्जांपल दिया जाएगा। ये मैं आपको सेव कर दे रहा हूँ। इसे कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये फंक्शन प्रोटोटाइप। तो ये रोहित नाम के फोल्डर में मैंने सेव लीजिए। क्लियर? तो ये आपकी थ्योरी खत्म हो गई। जावा कहते हैं जावा का पहला चैप्टर है ना जिसमें फंक्शंस आते हैं, वो वाली थ्योरी कंप्लीट। अच्छा एक मजे की बात देखो, और जावा में बस यही फंक्शंस होते हैं, पॉइंटर वाले नहीं होते, होता ना पॉइंटर नहीं होता, पॉइंटर यूनियन वो नहीं होते जावा में। जावा में जो मैंने आपको फंक्शंस लिखवाए ना यही मैक्सिमम फंक्शंस है, और कुछ नहीं होता जावा में फंक्शंस में, यही है। चलिए मैं आपको आज जो मैंने आपको कराया है वो मैं आपको दे दे रहा हूँ। ये है आपको फंक्शन प्रोटोटाइप, लाइफ साइकिल और जावा, और ये रोहित क्लास के ऐसे ये है जिस अच्छा ये तो मैंने कल कराया था वाला एग्जाम्पल, देख लो कल भी मैंने देखा पब्लिक स्टैटिक वर्ड में, तो ये मैंने फंक्शंस आपको एक्सप्लेन करा है।
ये एक्स्ट्रा स्पेसिफायर है, ये मॉडिफायर है, ये रिटर्न टाइप है, फंक्शन नेम है, ये फंक्शन क्या है, ये इस तरह से बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए दूसरा बैच आ गया। अब आपसे कल मिलते हैं।